हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 13 का सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ना हम लोगों ने ना 13.7 तक क्या हुआ था हम लोगों ने पढ़ लिया था। 13.7 मतलब कि 13.7.1 के पहले जो था 13.7 डिजीज़ एंड इट्स कॉज तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग 13.7.1 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 13.7.1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें समझने वाला टॉपिक है इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज। मतलब कि याद रखिए, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं। इन्फेक्शियस मतलब जिससे इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जो कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब कि वन पर्सन से अनदर पर्सन में को हो सकता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मतलब कि अगर आपको सर्दी जुकाम है तो किसी और पर्सन को भी वो हो जाएगा। तो सर्दी जुकाम क्या है बच्चे, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है ना। अभी पढ़ते हैं अच्छे से। अभी तो समझिए बस कि इन्फेक्शियस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज भी बोलते हैं। तो इसमें पढ़ने वाला है डिजीज में ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ द कॉजेस। मतलब कि किस किस तरीके से क्या हो सकता है, कोई डिजीज़ क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। उसको भी हम लोगों ने बांटा है दो तरीके में। पहला है इन्फेक्शियस डिजीज़ और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। पहला हम लोगों ने डिजीज़ को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि कोई इन्फेक्शन कितने देर तक है, उसमें हम लोगों ने बांटा था एक्यूट डिजीज़ और बांटा था क्रोनिक डिजीज, एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है। तो एक्यूट और क्रोनिक हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम लोग डिजीज़ को अब क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड, कि वो किस तरीके से स्प्रेड होता है और उसके क्या क्या कारण होते हैं। उसमें हम लोगों ने बांटा है डिजीज़ को इन्फेक्शियस है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में। तो चलिए अब पढ़ते हैं इसके आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें आगे अब बोला जा रहा है कि पीपल हु कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ पेशेंट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़। मतलब कि लोग जो कि कांटेक्ट में आते हैं ऐसे पेशेंट के साथ जो कि पहले से ही डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कॉज्ड बाय एनी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को कोई डिजीज़ हुआ है किस ऑर्गेनिज्म से, वो हो सकता है बैक्टीरिया से, अगर कोई डिजीज़ हुआ होगा उस पर्सन को, या तो प्रोटोजोआ से हुआ होगा, या तो फंगी से हुआ होगा, या तो वायरस से हुआ होगा, या तो वॉर्म्स से हुआ होगा। अगर इन सभी ऑर्गेनिज्म से अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हुआ है और हम लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं, मे ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड, हम लोग भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एंड कॉन्टैक्ट ऑफ द डिजीज, मतलब कि जैसे ही हम लोग उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे तक भी पहुंच सकते हैं और इससे क्या हो जाएंगे, हम लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। दस दीज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस कॉज और एजेंट ऑफ द डिजीज। तो मतलब कि इन सभी ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, वॉर्म्स, ये सारे क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि डिजीज़ को कैरी करते हैं, फैलाते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो बोलोगे, आगे बोला जा रहा है मोस्ट ऑफ द डिजीज़ कॉज्ड बाय सच एजेंट। मतलब कि बहुत सारे जो डिजीज़ होते हैं ना, जो कि इन सभी के द्वारा फैलाए जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो कौन कौन से डिजीज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो वन पर्सन से, मतलब कि जो कोई पर्सन सफ़र कर रहा है उस डिजीज़ से और वो किसी हेल्दी पर्सन को फैलता है, तो कौन कौन सा डिजीज़ है, तो वो है कॉमन कोल्ड। नॉर्मल जो आपको सर्दी जुकाम होता है वो कॉमन कोल्ड हो गया। टीबी, अगर किसी को टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो है किसी को, तो उससे वो इन्फेक्टेड हो सकता है कोई हेल्दी पर्सन। कॉलेरा है, प्लेग है, स्किन का कोई डिजीज़ है जो कि फंगस की वजह से होता है। तो वो सारे डिजीज़ क्या हो सकते हैं बच्चे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैरी हो सकते हैं। ठीक है। तो इन सभी डिजीज़ को क्या बोला जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर, नर्सेस एंड अदर हेल्थ वर्कर। तो जो डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होते हैं और जो अदर हेल्थ वर्कर होते हैं, आर मोर इन कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट, जो कि पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं। फाइंड आउट
हाउ दे कीप देम सेल्फ सेफ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड, तो कैसे उन लोग अपने आप को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बच्चे देखिए ना, तो हम लोग पढ़े थे ना, जब कोरोना आया था ना, जब कोरोना आया था तो हम लोग क्या क्या करने लगे थे, तो हम लोग करने लगे थे हाथों को सैनिटाइज करते थे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। किसी भी सरफेस को जब छूते थे तो उस सरफेस को छूने के बाद हाथों को सैनिटाइज करते थे, मास्क का यूज़ करते थे, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखते थे। तो ठीक है, तो डॉक्टर लोग भी यही करते हैं, डॉक्टर लोग क्या 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 करते हैं, जब भी किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं, तो पेशेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले वो हैंड ग्लव्स लगाएंगे, ठीक है, और फिर मास्क लगाएंगे। फिर उसके बाद पेशेंट को ट्रीट करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, नॉर्मल सोप से हो गया या किसी भी सोप से सैनिटाइज करना है, और फिर हाथों को धोना है, और जो भी वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उन सबको भी सैनिटाइज करेंगे वो, जिससे क्या होंगे, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और नर्सेस क्या होंगे, उस पेशेंट को ट्रीट तो करेंगे ही करेंगे, ट्रीट मतलब सही तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ खुद को भी क्या रखेंगे, उस डिजीज से क्या क्या रखेंगे, अपने आप को सेफ रखेंगे, ठीक है। तो ये आप उसका आंसर बोल सकते हो कि सैनिटाइजर का यूज़ करना है, हैंड ग्लव्स का यूज़ करना है, मास्क का यूज़ करना है, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है। और तो अगर आप लोग को ये सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को क्या है, एक पिक्चर शो हो रहा होगा जिसमें आपको इसका आंसर शो हो रहा होगा, तो अगर आप लोग उसको भी प्रेफर करके लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब क्या 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 करते हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, जो कि इन्फेक्शियस एजेंट फैलाते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं और किसको बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए, तो हम लोग पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के बारे में, तो इसका डेफिनेशन समझ लीजिए, 1-2 मिनट का ही है बस। इन्फेक्शियस एजेंट आर द यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, डेट कॉज इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इन्फेक्शियस एजेंट यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, जो कि इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इनको क्लासिफाइड किया गया है बहुत सारे कैटेगरीज में। तो पहला है वायरसेस। तो वायरस क्या होते हैं बच्चे, नॉन सेलुलर, मतलब कि ये सेल नहीं होते हैं, और ये लिव करते हैं इनसाइड द होस्ट। होस्ट मतलब कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस था ना, जो कोरोना वायरस ह्यूमन के ऊपर क्या करता है, डिपेंडेंट रहता है, मतलब कि ह्यूमन के वो अंदर में है, तो उसको कहें, तो हम लोग ह्यूमन को बोलेंगे कि ह्यूमन क्या है, होस्ट है। अगर ह्यूमन के बाहर है वो वायरस, तो वो क्या है, वो क्या है, मतलब कि वो क्या है, डेड है। और जैसे ह्यूमन के अंदर आता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है डेड से अलाइव हो जाता है वो, ठीक है ना। तो वायरस हो गया, वायरस होते हैं नॉन सेलुलर और लिव इनसाइड होस्ट, होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, ये क्या है बच्चे, वायरस से होने वाले डिजीज़ के नाम है। दूसरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है बच्चे, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि सिंगल सेल्ड वाले होते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, तो बच्चे बैक्टीरिया से होता है आपको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया होता है। तो न्यूमोनिया के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। फिर है फंगी। फंगी तो बच्चे सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या फैलाते हैं, फंगस फैलाते हैं। फंगस मतलब कि ये स्किन इन्फेक्शन फैलाते हैं। जो भी आप लोग को इचिंग उचिंग होता होगा ना, ये क्या होता है, इसी की वजह से होता है, इचिंग, रैसेस, फंगस की वजह से होता है, फंगी की वजह से होता है। फिर है प्रोटोजोआ, भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं विथ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस भी होता है, और न्यूक्लियस है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, मलेरिया डिजीज़ को फैलाते हैं, और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं प्रोटोजोआ से फैलने वाले होते हैं, जैसे कि कालाजार भी होता है एक, उसको भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। वॉर्म्स के थ्रू, मोस्ट ऑफ द वॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऐसे वॉर्म्स होते हैं ना जो हमारे पेटों के अंदर रहते हैं, पेट स्टमक में रहते हैं, तो पढ़ेंगे उसको भी। तो वॉर्म्स भी क्या है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें एक एस्कैरिसिस, जो भी पढ़ने वाले हैं हमारे आगे वाले में ही, मतलब कि इसी पेज में दिया है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो बस आप लोग को ये बस समझाने का मतलब ये था कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जो कि डिजीज़ को फैलाते हैं, मतलब इन्फेक्शन को फैलाते हैं। इसमें वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है, प्रोटोजोआ आता है, वॉर्म्स आता है। तो वायरस से कौन कौन से डिजीज होते हैं वो जान लीजिए, बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं वो जान लीजिए, फंगी से जान लीजिए, प्रोटोजोआ से और वॉर्म्स से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक पे मूव करते हैं और उसको समझते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है।
देखिए बच्चे, इस चीज़ में सबसे पहला जो डिजीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है लेसमेनिया। क्या है? लेसमेनिया। लेसमेनिया क्या है बच्चे? तो लेसमेनिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला डिजीज़ है, कॉजिंग कालाजार। तो लेसमेनिया क्या है बच्चे? एक प्रोटोजोआ है। लेसमेनिया क्या है? डिजीज़ नहीं है बच्चे, सॉरी, गलती से डिजीज़ निकल गया। लेसमेनिया क्या है बच्चे? एक प्रोटोजोआ है। लेसमेनिया क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो कि कालाजार डिजीज़ को फैलाता है। कालाजार क्या है बच्चे? कालाजार का नाम ही पता चला, काला। काला मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक फीवर बोलते हैं। इसमें होता क्या है बच्चे? जब जब किसी पर्सन को ब्लैक फीवर होता है ना, मतलब कि कालाजार होता है, तो वो पर्सन क्या हो जाता है? पर्सन का जो स्किन है ना बच्चे, वो ना ब्लैकिश, मतलब कि ब्लैक होना चालू हो जाता है। ठीक है, उसको फीवर होगा, खूब बहुत ज़्यादा फीवर होगा उसको, उसका स्किन ब्लैक होना चालू हो जाएगा। और बोल सकते हैं कि वो पर्सन क्या है? बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है? वीक हो जाता है। और जब वीक होगा तो उसका बच्चे वेट लॉस होगा। क्या होगा? उसका वेट लॉस होता है। और उसके ना जो ये प्रोटोजोआ है ना, वो जा करके क्या करता है? उसके ना लीवर पे अटैक करता है। मतलब कि लेसमेनिया जो प्रोटोजोआ है वो जा करके किसी पर्सन के लीवर पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये लीवर पर में प्रेजेंट रहता है लेसमेनिया। ठीक है, आगे है कि दीज ऑर्गेनिज्म आर ओवल ओवल ओरल लिखा है यहाँ पर। दीज ऑर्गेनिज्म आर ओवल शेप। ये क्या होते हैं? ओवल शेप के होते हैं। ओवल मतलब कि अंडाकार, अंडाकार मतलब कि अंडे के आकार के जैसे ये शेप के पाए जाते हैं। बस इसमें ज़्यादा और कुछ पढ़ना है नहीं, इतना ही पढ़ना है। अब है बच्चे ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा तो ट्रिपनोसोमा भी क्या है बच्चे? एक प्रोटोजोआ है। ट्रिपनोसोमा भी क्या है? एक प्रोटोजोआ है। देखिए ये है ट्रिपनोसोमा। ट्रिपनोसोमा ये क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो कि कौन सा डिजीज फैलाता है? स्लीपिंग सिकनेस। क्या फैलाता है? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस से होता क्या है बच्चे? तो बच्चे स्लीपिंग सिकनेस से ना, मतलब कि आप समझिए कि पहले इसमें जो पर्सन को इन्फेक्ट होगा ना स्लीपिंग सिकनेस से, तो उसको क्या क्या उसके में सिम्टम्स होंगे? तो पहली बात तो उसको फीवर होगा। फीवर होने के साथ उसको हेडेक होगा। हेडेक होने के बाद क्या होगा? उसका पूरा बॉडी पेन करेगा, मसल और जॉइंट पेन आएगा उसके में। उसका बॉडी इचिंग करेगा। बॉडी इचिंग करने के बाद, और जो इस मतलब कि जो ये प्रोटो मतलब कि ये होता कैसे है? तो ना एक ना, मतलब कि वो बोलते हैं फ्लाई, बोल सकते हैं फ्लाइज। फ्लाइज मतलब होता है मक्खी। कोई मक्खी जो काटता है ना इसको, तो वहाँ पर, तो जहाँ पर ये काटेगा मक्खी, जहाँ पर वो फ्लाइज किसी को काटेगा ना, वहाँ पर बार बार क्या होगा? इचिंग होगा, बहुत बहुत जलेगा वो चीज़, वो जगह। ठीक है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि ना इस स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है? मतलब कि किसी पर्सन का वेट लॉस भी होने लगता है। तो बच्चे ये सारे हैं जो कि ट्रिपनोसोमा ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ की वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो ये है बच्चे, बोला जा रहा है ट्रिपनोसोमा द प्रोटोजोवन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू द सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल। तो याद रखिए बच्चे, रेड ब्लड सेल का शेप कैसा होता है? सॉसर। सॉसर मतलब बोल सकते हो बच्चे, सॉसर मतलब बोल सकते हो कि जैसा जो प्लेट होता है ना, तस्तरी। तस्तरी सुने होगे, हिंदी में बोलते हैं तस्तरी, सॉसर को तस्तरी बोलते हैं। तो प्लेट के शेप का होता है ये। ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर लेसमेनिया और ये लेसमेनिया प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी चाहिए, मतलब कि कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो एक पिक्चर शो हो रहा होगा, उस पिक्चर को आप समझ सकते हो कि ना कालाजार में पर्सन कैसे होने लगते हैं और स्लीपिंग सिकनेस में पर्सन कैसे होने लगते हैं। तो बच्चे आप लोग देखोगे ना कि ना स्लीपिंग सिकनेस में ना एक चीज़ और बताया गया है कि स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है बच्चे? स्लीपिंग सिकनेस में बताया गया है कि ना जो ना लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स मतलब कि जो कोई पर्सन है, पर्सन के जो गले, मतलब कि लिम्फ नोड क्या है बच्चे? पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है। तो लिम्फ नोड क्या होता है? जैसे ना अपना बोलते हैं ना कि जैसे ना कि कोई एक पार्ट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ है ना, तो मान लीजिए मेरा ये हाथ फूल गया है अचानक से, मतलब कि अजीब टाइप का मेरा हाथ क्या हो जाएगा? सूजन आ जाएगा मेरे बॉडी, मतलब कि यहाँ पर। तो वैसे ही गले में क्या होता है? सूजन आ जाता है। जब जब स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, तो गले में क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और मतलब कि बोलते हैं ना कि गिल्ठी टाइप का बन जाता है, गिल्ठी टाइप का। मतलब कि आप इतना समझिए कि आपके बॉडी में ना, बॉडी के हर पार्ट में, मतलब कि
कहीं कहीं पार्ट में क्या हो जाएगा, मोस्टली नेक में क्या हो जाएगा, आपका नेक क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ होगा, मतलब कि फूल जाएगा, इतना समझ लीजिए बस। तो यही होता है कि ना लिम्फ नोड, मतलब कि इसमें स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा बच्चे, हाई फीवर होगा, हेडेक होगा, मसल में पेन होगा, और अगर इसको सही से ठीक नहीं किया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया ना, तो इससे कभी कभी क्या होता है, डेथ भी हो जाता है पर्सन का। ठीक है, तो ये है आपको बताने का मतलब। और लिम्फ नोड याद रखिएगा, लिम्फ नोड क्या होता है बच्चे, फिर से बता दे रहा हूँ, लिम्फ नोड पूरे चैप्टर में आएगा। लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ LYMPH, लिम्फ नोड्स, NODES, नोड्स। तो बच्चे लिम्फ नोड्स में क्या बोलोगे, तो लिम्फ नोड्स सिंपल सा ये बोलोगे ना कि लिम्फ नोड्स हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, और जब कोई ऐसा बीमारी होता है, डिजीज़ होता है ना, तो ना यही क्या होता है, लिम्फ नोड्स होता क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग मतलब कि फूल जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा लिम्फ नोड्स के बारे में, जहाँ भी पढ़ाऊँगा, और बाकी बताऊँगा भी फिर देखिए अब ना नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है इस टाइप, देखो तो स्पेलिंग ही गलती लिखा है, ये STAPHYLOCCI होता है। तो देखिए इसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, जो कि ना एक्ने क्रिएट करता है। एक्ने मतलब कि बोलते हैं ना कि मुहासे, पिंपल, तो एक्ने तो हमारे बॉडी में मतलब कि स्किन डिजीज है। देख तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है बच्चे, स्किन डिजीज है। क्या है ये, स्किन डिजीज है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में क्या करता है, ये वो क्रिएट करता है, एक्ने क्रिएट करता है। एक्ने हो गया, पिंपल्स हो गया, तो इन सभी का क्या है बच्चा है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एक्ने को क्रिएट करता है। यही इसमें बताया गया है, स्टेफाइलोकोकाई। अब नेक्स्ट है एडल्ट राउंड वॉर्म। तो देखिए राउंड वॉर्म क्या है बच्चे, समझिए कि अर्थ वॉर्म मुझे समझिए, लेकिन ये अर्थ वॉर्म नहीं है। अर्थ वॉर्म तो ज़मीन पर प्रेजेंट रहता है, मतलब कि लैंड सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये जो राउंड वॉर्म है ना, कभी कभी ना हमारे ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये जब पाया जाता है तो ये होता है बच्चे, बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो राउंड वॉर्म जिसका नाम है बच्चे एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस क्या है बच्चे, एक राउंड वॉर्म है, जो कि करीब 4 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। जब ये आपके स्टमक में प्रेजेंट रहेगा ना, तो बच्चे इससे क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, मतलब कि पेटों में दर्द होगा, आपका वॉमिटिंग होगा, और आपको भूख नहीं लगेगा, ऐसा सिम्टम्स इसका होता है। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, तो पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, जिसका नाम था लेशमेनिया, इससे होता है कालाजार। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने फिर से पढ़ा प्रोटोजोआ के बारे में, जिसका नाम था, हम लोग पढ़े ट्रिप्नोसोमा, इससे होता है स्लीपिंग सिकनेस। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा वॉर्म के बारे में, जिसका नाम क्या है, एस्केरियस लुम्ब्रिकॉइडस। ये प्रेजेंट रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, और ये क्या है बच्चे, वॉर्म है। क्या है ये, वॉर्म है। ठीक है ना, और इसकी वजह से ना बीमारी तो नहीं होता है, मतलब कि हमारा पेट दर्द देगा, वेट लॉस होगा, वोमिटिंग होगा, और हमको भूख नहीं लगेगा, ऐसा। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शियस एजेंट है, जो कि हमारे बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल ह्यूमन में नहीं पाया जाएगा ये, जो अनहेल्दी पर्सन है उनमें पाया जाएगा, या किसी को इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शन के थ्रू डिजीज़ फैल गया है तो उसमें पाया जाएगा। ये सब में पाया नहीं जाता है, हेल्दी पर्सन में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अभी हम लोगों ने पढ़ा इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में और उसके कॉजेज़ के बारे में कि वो किस किस तरीके से होते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग नॉन इन्फेक्शियस, मतलब कि ये इन्फेक्शन कि इस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है ना, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब कि अगर ये इन्फेक्टेड है इस नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ से, तो अगर आप इसके पास जाओगे, इससे बातचीत करोगे, तो आपको ये डिजीज़ नहीं होगा। ठीक है ना, तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। नॉन इन्फेक्शियस
और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड देयर एजेंट। तो ये होता कैसे है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बोलोगे सम डिजीज़ डेट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, ऐसे डिजीज़ जो कि इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू नहीं होते हैं। इंस्टेड दीज आर मोस्टली कॉज्ड बाय इंटरनल, जो कि आपकी ये खुद की मतलब कि खुद बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस, और कुछ नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस होते हैं, जैसे कि आपका जेनेटिक मतलब कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि आपके जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है, तब आपको ये हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक डिजीज़ है। एंड सम टाइप ऑफ कैंसर, कुछ टाइप के कैंसर है, आर कॉज्ड बाय, ये होते हैं जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। आगे में लिखा हुआ है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, जेनेटिक्स एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कि अगर आपके जेनेटिक्स में, आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर में जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है ना, तब आपको क्या होंगे, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होंगे। और इस जैसे कि अगर मान लो आपको कैंसर है, ठीक है ना, सपोज करो कि किसी राम, कोई एक पर्सन है राम को क्या है, कैंसर है, राम एक कैंसर पेशेंट है। तो अगर इसका दोस्त है श्याम, तो क्या ये श्याम इससे मिलेगा, इसके साथ साथ रहेगा, तो क्या मतलब कि मिलेगा, बातचीत करेगा, तो क्या इसको भी कैंसर हो जाएगा क्या? नहीं बच्चे, इसको कैंसर नहीं होगा। ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि ये एक पर्सन दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है सिमिलरली हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट। मतलब कि जो अगर किसी पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो ये भी क्या होगा, वन पर्सन टू अनदर पर्सन कम्युनिकेट नहीं होगा, कम्युनिकेबल नहीं होगा। तो हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज्ड बाय, हाई ब्लड प्रेशर होता है एक्सेसिव वेट की वजह से एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। तो जैसे अभी पढ़े कि कैंसर हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है ना जो कि क्या होते हैं, जेनेटिक्स एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होते हैं, मतलब कि जीन्स की वजह से होते हैं। मतलब कि आपके फादर या आपकी मदर का जो जीन्स होगा ना, उसमें कुछ अगर चेंजेस हो जाएगा ना, तो जिससे कि कारण क्या हो सकता है, आपको ये डिजीज़ हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया और कैंसर और भी बहुत सारे डिजीज़। और वैसे ही अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि उसका बहुत ज़्यादा वेट होगा और वो एक्सरसाइज नहीं करता होगा। ठीक है ना, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन हु कम इन कॉन्टैक्ट विथ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, अगर कोई पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट, इन साथ में रहता है ऐसे पर्सन के साथ में जिसको ये सभी डिजीज़ हुए हैं, डज नॉट गेट इन्फेक्टेड, तो वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। इस टाइप के डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। तो समझ में आ गया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या क्या है। तो हाँ बच्चे समझ में आ गया होगा। सिंपल सा बोलोगे, इन्फेक्शियस जो क्या होते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस जिसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज वन पर्सन से अनदर पर्सन में क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ को इन्फेक्शियस एजेंट क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ से होने वाले मतलब कि इन्फेक्शियस एजेंट के नाम क्या क्या होते हैं, तो ये होते हैं वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स एक्सेट्रा। और इसमें बोल सकते हो कि ना इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब कि इसमें बोलोगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड एंड लॉट ऑफ मैनी रीज़न। और बस ये ऐसे ही बच्चे बोलोगे। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब क्या क्या करते हैं बच्चे, अब यहाँ पर एक है डिस्कस विथ योर फ्रेंड। तो हम लोग को ये क्वेश्चन कभी, ये कोई बेसलेस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। तो हम लोग पढ़ते हैं अब डू यू नो। क्या क्या पढ़ते हैं, डू यू नो। तो डू यू नो में देखिए ना बच्चे, इसमें बहुत अच्छा चीज़ बताया गया है, तो इसको मुझे समझाना है, तो मैं समझाता हूँ। देखिए बहुत बच्चे, बहुत अच्छा है, मतलब कि इसमें बताया गया है थिंग्स। तो देखिए समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो डू यू नो में है
डू यू नो पेप्टिक अल्सर एंड नोबल प्राइज, मतलब इसे पेप्टिक अल्सर के बारे में बताया जा रहा है, पेप्टिक अल्सर एंड नोबल प्राइज। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है बच्चे? पेप्टिक मतलब समझ लीजिए ना कि ना अल्सर मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं कि ना फोड़ा बोलते हैं, फोड़ा। तो पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है बच्चे? स्टमक में होता है। कहाँ होता है ये? स्टमक में होता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सिक्रेशन इन द स्टमक। तो पहले के टाइम में लोग सोचते थे ना, ये लोग सोचते थे कि ना अगर आपका स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनाव भरा जिंदगी है ना, तो उससे क्या होता है आपके स्टमक में ना खूब सारा एसिड निकलता है स्टमक से। और स्टमक से कौन सा एसिड निकलता है? तो स्टमक से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ठीक है ना। एंड इवेंचुअली कॉज्ड पेप्टिक अल्सर, और इससे क्या होता है आपके पेट में फोड़ा हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। अल्सर मतलब होता है फोड़ा होना, ठीक है ना। तो ऐसा पहले के लोग सोचते थे, सोचते थे ऐसा। लेकिन देन टू ऑस्ट्रेलियन, दो ऑस्ट्रेलियन आते हैं, मेड अ डिस्कवरी, एक डिस्कवरी करते हैं और बोलते हैं ना कि अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पायरोली, हेलिका बोलिएगा ना, हेलिकाबैक्टर पायरोली। बोलते हैं कि हेलिकाबैक्टर पायरोली क्या है? एक बैक्टीरिया है, वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर, मतलब कि पेप्टिक अल्सर स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है? बैक्टीरिया की वजह से। तो समझ में आ गया, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आगे इसमें बोला जा रहा है या यहाँ से बोलोगे patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed in the stomach। तो पेप्टिक अल्सर अगर किसी पर्सन को हुआ है ना, तो वो तभी सही हो सकता है जब उस बैक्टीरिया को स्टमक के अंदर ही क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए। उस बैक्टीरिया को स्टमक के अंदर ही क्या क्या कर दिया जाए? किल कर दिया जाए। तो इसमें आगे है पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रोनिक, मतलब कि पेप्टिक अल्सर क्या था बच्चे? पहले क्रोनिक डिजीज था। क्रोनिक मतलब कि जिंदगी भर, लाइफ टाइम चलने वाला, लंबे टाइम तक चलने वाला क्या था? डिजीज था। लेकिन अब इन लोगों ने क्या कर दिया? अब इन लोगों ने ना एंटीबायोटिक्स निकाल दिया पेप्टिक अल्सर का, जिससे क्या है, अब ये नो लॉन्गर अ क्रोनिक डिजीज, मतलब कि अब ये एक्यूट डिजीज बन गया है, मतलब कि ये तुरंत खत्म हो सकता है। और उस बैक्टीरिया को कहाँ पर हम लोग मार देंगे? स्टमक के अंदर में ही हम लोग मार देंगे, ठीक है। तो इसमें बोलोगे कि क्योर्ड बाय पेप्टिक अल्सर इज क्योर्ड बाय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक्स, मतलब कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर छूमंतर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया। तो बच्चे यहाँ पर एक टर्म आया एंटीबायोटिक्स। तो पहले मैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ बताता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है। अब देखिए बच्चे, एंटीबायोटिक्स होता क्या है? तो बोलोगे एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक्स क्या है बच्चे? केमिकल सब्सटेंस है प्रोड्यूस मेनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए होते हैं एट लो कंसंट्रेशन, मतलब कि माइक्रो, जैसे बोलते हैं ना कि ना लोहे को लोहा काटता है, तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ है, ये सभी क्या है बच्चे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस मेनली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लो कंसंट्रेशन, मतलब कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम कंसंट्रेशन में रहते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इनके अंदर एबिलिटी होती है ना कि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक देते हैं और क्या करते हैं? उनको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमको उस डिजीज से क्योर मिल जाता है, मतलब कि राहत मिल जाता है, डायग्नोस मिल जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक्स है, जो कि क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को सही करने में हमको काम आते हैं, मतलब कि इसका हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ को सही करने में, ठीक है। देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आगे है 13.8 मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज।
क्या क्या तरीके होते हैं, क्या 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 जरिया होता है किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड होने का, फैलने का। तो बोलोगे व्हेन वी कम इन कांटेक्ट विथ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़, जब भी हम कांटेक्ट में आते हैं किसी भी पेशेंट के जो कि सफ़र कर रहा होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ से, द पॉसिबिलिटीज़ टू गेट इन्फेक्टेड इंक्रीजेस। तो मतलब कि तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ होता है ना कि ना वो इन्फेक्शन बढ़ जाए, मतलब कि वो इन्फेक्शन हमें भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स। तो अभी बताया था इन्फेक्शियस डिजीज किसकी वजह से होता है, इन्फेक्शियस डिजीज होता है इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से। कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, तो वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो कैसे हो सकते हैं ये, तो ये होते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, सपोज करिए कि कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है किसी भी मान लो कि टीबी सफ़र कर रहा है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस को बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से, और ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट से आप मिलने गए, क्या क्या करने गए, आप मिलने गए। तो मिलने गए तो हुआ ये कि उसने स्नीज कर दिया, मतलब कि उसने छींक दिया या खांस दिया। तो उसके मुंह के जो मतलब कि ड्रॉपलेट थे वो क्या हो गए, बाहर एयर में आ गए। ठीक है, तो एयर के थ्रू क्या हो गया, वो आपके नोज तक आया या आपके माउथ तक आया, और क्या हो गया, आपको दिखेगा तो है नहीं वो ड्रॉपलेट्स और बैक्टीरिया, और वो क्या आ गया आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर आ गया, और आप भी क्या हो गए, टीबी से इन्फेक्टेड हो गए। तो बच्चे ऐसा होता है। तो बोल सकते हो कि बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मत बोलो, बाय डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरिया वायरसेस और अदर germs from affected person to another, सिंपल सा। ठीक है, तो बच्चे आई थिंक समझ में आया होगा ये कि क्या क्या बोला जा रहा है इसमें। हाँ, तो बच्चे देखिए ना, सिंपल सा है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ बच्चे इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से होते हैं, और इन्फेक्शियस एजेंट क्या क्या है बच्चे बता चुका हूँ, वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी है। ठीक है, और यहाँ पर और भी बोला गया है कि ना इन्फेक्शियस डिजीज़ में स्प्रेड थ्रू, ये स्प्रेड थ्रू वेरियस मीडियम के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, जैसे कि एयर के थ्रू कौन सा स्प्रेड होता है, तो बोल सकते हो कि टीबी एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। वाटर के थ्रू बच्चे, कंटामिनेटेड वाटर अगर आप पी लोगे ना गलती से भी, तो उससे आपको क्या हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अगर आप फूड खा लोगे, ऐसा फूड खा लोगे जिसमें फंगी लगा हुआ है, तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मतलब कि अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आते हो किसी HIV पेशेंट के, तो आपको एड्स हो सकता है। ठीक है ना, HIV क्या है बच्चे, वायरस है। HIV क्या है, वायरस है। थोड़ा सा रुक जाइए, पढ़ेंगे भी इसके बारे में भी। तो इन सभी की वजह से भी ये सभी मीडियम होते हैं जिसके थ्रू भी क्या होता है, डिजीज स्प्रेड होता है फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। न्यूमोनिया, हाँ न्यूमोनिया को बोला था ना कि बताऊंगा न्यूमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया क्या होता है बच्चे, तो समझिए कि न्यूमोनिया क्या होता है बच्चे, लंग्स में, पहले बात तो ये होता है कि लंग्स को ये ख़राब करता है जा करके हमारे। तो अगर न्यूमोनिया क्या है, अगर न्यूमोनिया का बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आ गया, तो वैसे तो न्यूमोनिया ना बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है, फंगी से भी होता है। तो मान लो कि न्यूमोनिया का बैक्टीरिया, वायरस या फंगी किसी भी तरीके से या तो एयर के थ्रू या किसी भी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर आ गया ना, तो वो जाता है हमारे लंग्स में। कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में ऐसा करके हमारा लंग्स होता है, लंग्स होता है ऐसा करके। यहाँ पर पिक्चर थोड़ा ख़राब है, तो लंग्स है, इसको बोलते हैं ब्रोंकी, और इसको छोटे छोटे ऐसे करके इसमें पार्ट बने रहते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। ऐसे छोटे छोटे पार्ट रहते हैं, और ब्रोंकियोल्स के आगे में रहता है ऐसे करके बलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एल्वोलॉई। क्या रहता है,
एल्वोलॉय रहता है, एल्वोलॉय। तो याद रखिए बच्चे, ये जो निमोनिया के जो वायरस और फंगी रहते हैं ना, वायरस, फंगी, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, इसी एल्वोलॉय में जाकर के भर जाते हैं और मतलब कि एक बहुत ही डर्टी फ्लूइड बना लेते हैं, जिसको बोल सकते हो ना कि जैसे सुने हो ना म्यूकस, म्यूकस जैसे हिंदी में बोलते हैं ना मवाद, मवाद, गंदा सा एकदम डर्टी फ्लूइड, तो वही। तो होता ये है ना कि ना ये क्या होते हैं, ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी होते हैं ना, ये ना डर्टी फ्लूइड क्या क्या करते हैं, हमारे एल्वोलॉय में भर देते हैं, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो हेल्दी एल्वोलॉय होगा उसके अंदर म्यूकस नहीं भरा होगा, लेकिन जो अनहेल्दी या फिर बोल सकते हो जो कि निमोनिया वाला लंग्स होगा, जिसको निमोनिया हो गया है, उसके एल्वोलॉय में क्या होंगे बच्चे, ग्रीन, येलो ग्रीन कलर का क्या होता है, एक म्यूकस भरा हुआ होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि वही फ्लूइड क्या करता है, हमको सांस लेने में फिर दिक्कत क्रिएट करता है। तो निमोनिया जब किसी पर्सन को होता है तो क्या क्या हो सकता है, तो जब अगर किसी पर्सन को निमोनिया होता है ना बच्चे, तो उसको फीवर होता है, फिर उसको कफ होता है, और सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मतलब कि थोड़ा सा नहीं, बहुत दिक्कत होता है, ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो बच्चे ये था निमोनिया के बारे में, मैंने आपको इतना बता दिया। अदरवाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि निमोनिया एक एक पिक्चर शो हो रहा होगा कि उसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि ऐसा एक 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 हेल्दी एल्वोलॉय है जिसमें वो गंदा सा, मतलब कि डर्टी फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, म्यूकस फ्लूइड नहीं भरा हुआ है, और देखिएगा एक एक न्यूमोनिया फ्लूइड है जो कि भरा हुआ है उसके, जिससे क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा निमोनिया के बारे में। अब टीबी भी बच्चे देखिएगा ना, जैसे निमोनिया लंग्स को इफेक्ट करता है ना, वैसे टीबी भी बच्चे किसको इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ये तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के थ्रू, तीनों के थ्रू हो सकता है, किसी किसी के थ्रू हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है ना, कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। तो याद रखिए, एयर के थ्रू आपको टीबी भी होता है, निमोनिया भी होता है, और कॉमन कोल्ड भी होता है। ठीक है, आगे इसमें बोला जा रहा है कि जब ये एयर के थ्रू होता है तो होता कैसे है, तो बोलोगे कि दिस अकर, ये तब होता है थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ। तो अभी यहाँ पर बताया था कि अगर किसी आप टीबी पेशेंट से मिलने गए हो और अगर वो आपके सामने क्या कर दे, स्नीज कर दे, छींक दे या खांस दे, तो उससे क्या होगा, लिटिल ड्रॉपलेट्स क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन का एयर में फैल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समवन स्टैंडिंग क्लोज, और जो भी उसके पास में खड़ा है, बाय कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट, उस वो क्या कर लेगा, ब्रीथ कर लेगा इन ड्रॉपलेट्स को, एंड द माइक्रोब्स गेट अ चांस, और माइक्रोब्स को एक चांस मिल जाएगा टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन, कि चलो हम लोग क्या कहते हैं, एक नया आक्रमण, मतलब कि जा करके किसी और हेल्दी पर्सन में इस डिजीज़ को भी फैलाते हैं। तो समझ में आ गया क्या बताया गया इसमें। देखिए, तो बच्चे आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए बच्चे, ये यहाँ पर एक फिगर बताया गया है, जो भी पीछे बताया ना, सेम टू सेम वही बताया गया इसमें, कि ट्रांसमिशन ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन। एयरबॉर्न मतलब होता है ऐसे डिजीज़ जो कि एयर के थ्रू फैलते हैं, ऐसे डिजीज़ जो कि एयर, मीडियम इसमें क्या है, एयर है, एयर के थ्रू फैलते हैं, उनको बोलते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शन। समझ में आ गया। तो ट्रांसमिशन ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्शन, मतलब कि कहाँ तक मैक्सिमम इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये यही है कि ये क्या है बच्चे, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ये क्या करता है, जब ये स्नीज करता है या कफिंग करता है ना, तो लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और जो उसके पास पास रहता है, आसपास रहेगा ना, वो क्या करेगा, अगर इसको ब्रीथ कर लेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बता चुका हूँ, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है इन्फेक्टेड और अनकुक्ड फूड लाइक अंडर कुक्ड मीट कैन ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ सेवरल इन्फेक्शन। मतलब कि अगर आप इन्फेक्टेड फूड खाते हो या अंडर कुक्ड, मतलब कि वो पका नहीं है ठीक से फूड, मतलब कि उसको अच्छे तरीके से पकना चाहिए था, लेकिन आपने उसको पकाया नहीं और ऐसे ही कच्चा खा लिया, तो इससे भी क्या होगा बच्चे, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि जब भी कभी ना मीट या चिकन या फिश खाओ ना, तो हमेशा उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर हीट के साथ पकाया करो, जिससे क्या होगा, उस मीट या चिकन में जो भी प्रेजेंट होंगे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और फिर वो क्या हो जाएगा, आपके खाने लायक बन जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है कि फूड इन्फेक्टेड विथ फंगी, अगर कोई फूड में फंगस लग गया है और उसको अगर आप खा लोगे ना तो आपको ना फूड पॉइजनिंग हो सकता है। फूड पॉइजनिंग होगा ना बच्चे तो बहुत ख़राब है, फूड पॉइजनिंग बहुत ख़राब होता है। फूड पॉइजनिंग आपकी बॉडी को पूरा वीक कर देता है ये, ठीक है ना। जिसको भी फूड पॉइजनिंग हुआ होगा वो समझ सकता है कि फूड पॉइजनिंग क्या है। तो हम लोग को यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है फूड पॉइजनिंग, हम लोग तो अभी इसको समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है फिगर जनरल मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, क्या क्या और तरीके हो सकते हैं फूड इन्फेक्शन के। तो पहला तरीका है बच्चे इंडिविजुअल, मतलब कि किसी पर्सन के थ्रू फैलेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है बच्चे हैंड शेक, अगर आप किसी से डायरेक्ट जाकर के हैंड शेक कर रहे हो, ठीक है ना। फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हो, किसी से फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हो, PHYSI, किसी से फिजिकल कांटेक्ट बना रहे हो, ठीक है ना। सेक्सुअल कांटेक्ट भी इसी में आता है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से कर रहे हो, ठीक है ना। इन्फेक्टेड पर्सन हेल्दी पर्सन है तो भी क्या होता है बच्चे, आपको डिजीज स्प्रेड हो सकता है, मतलब कि हाँ डिजीज स्प्रेड होता है। बाय एयर के थ्रू भी क्या होता है बच्चे, डिजीज स्प्रेड होता है। जैसे कि अब अभी बताया हूँ टीबी का केस जो था, कॉमन कोल्ड का केस जो था, और निमोनिया का जो केस था, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मान लीजिए ना कि ना एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका कपड़ा है, उसका क्लोथ है या उसने कुछ यूज़ किया है कप और ग्लास, आपने उस यूज़ किए हुए कप और ग्लास को आपने यूज़ कर लिया तो आप भी क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे ही फूड है, इसने फूड खाया कुछ और उसको से छोड़ दिया, मतलब कुछ भी है तो इसके थ्रू भी आप हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर एयर पहला क्या है बच्चे, तो पहला है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दूसरा है बाय एयर, तीसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, चौथा है बाय फूड, फिफ्थ है अदर इंसेक्ट। मतलब कि वेक्टर क्या होते हैं बच्चे, वेक्टर वो होते हैं ना, अभी पढ़ेंगे पीछे में कि वेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा वेट कर लिए, मतलब कि लास्ट हमारा वेक्टर ही है, उसके बाद खत्म होगा ये वीडियो। तो वेक्टर क्या होते हैं बच्चे, वेक्टर उसको बोलते हैं जैसे कि ना मॉस्कीटो को वेक्टर बोलते हैं, फ्लाइज को वेक्टर बोलते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ये ब्लड को या किसी भी चीज़ को, ब्लड को ये सक करेंगे, और तो ब्लड को ये सक किए तो ये भी क्या होगा, इन्फेक्टेड हो गए। अब ये जा करके किसी हेल्दी पर्सन को का ब्लड सक करेंगे, तो जो ये इन्फेक्शन इसके में था ना, वो इन्फेक्शन इसमें आ गया था मॉस्किटोज़ में, और अब मॉस्किटोज शुरू किस में आ गया, आप में आ गया। तो ये मॉस्किटो क्या क्या कहलाएगा बच्चे, वेक्टर कहलाएगा। वैसे ही इंसेक्ट भी क्या होते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। अब फिर होते हैं रेबिड एनिमल, मतलब कि जो रेबीज फैलाते हैं, रेबीज मतलब वायरस जो फैलाते हैं। तो काऊ हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, ये सारे क्या है बच्चे, रेबिड एनिमल कहलाते हैं। अगर उनको प्रॉपर इंजेक्शन लग रहा है ना, तब वो क्या क्या होंगे, रेबीज वायरस नहीं फैलाएंगे। लेकिन अगर नहीं लग रहा है, कोई स्ट्रीट डॉग है तो क्या क्या कर सकता है, आपको वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो फिफ्थ हो गए और ये सिक्स, मतलब कि इन सभी तरीकों से भी क्या हो सकता है बच्चे, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो समझाया गया है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। देखिए बच्चे, अब आगे ये बोला जा रहा है सम डिजीज़ स्प्रेड मेनली बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मतलब कि कुछ डिजीज़ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं। कौन कौन सा डिजीज़ है, तो पहला नाम है सिफिलिस, क्या नाम है, सिफिलिस। दूसरा है एड्स। बच्चे सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस जब होगा ना किसी पर्सन को, तो सिफिलिस होता है ना, तो पहला तो याद रखिए कि वो पर्सन का स्किन में क्या होता है, स्किन में ना सूजन आने लगता है, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, सूजन आता है। फिर वहाँ पर रैसेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा रैसेस होने लगता है धीरे धीरे। वो क्या होता है, वो बहुत ही, वो स्किन वो एरिया का होता है जहाँ पर होता है ना ये, तो वो एरिया का होता है बहुत ही ख़राब होने लगता है, ठीक है। और आपके धीरे धीरे क्या होता है, पूरे बॉडी में भी ये स्प्रेड कर जाता है। तो बहुत ही खतरनाक होता है सिफिलिस, ठीक है। आपको ना एक पिक्चर शो हो रहा होगा सिफिलिस का, देख सकते हैं कि वो कैसा होता है, और उसको रोकने का क्या तरीका है, और उसके ट्रीटमेंट का क्या तरीका है, ठीक है। उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा और उसको कैसे रोका जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से डिजीज़ स्प्रेड होता है, वो है एड्स। क्या है, एड्स है। तो एड्स बच्चे जो होता है ना, एड्स का याद रखिए, एड्स का नाम लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में ना, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड HIV, एड्स एंड HIV। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स डिजीज़ जो होता है, ये होता है HIV वायरस के थ्रू, HIV वायरस के थ्रू। HIV क्या है बच्चे, HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझ में आ गया।
तो बच्चे ये जो दो डिजीज़ है ना, ये क्या होते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, अब वो बोला जाएगा इसमें आगे है, एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू, एड्स फैल सकता है या तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल सकता है, या फिर मान लो ना कि ऐसा पर्सन जिसके जो कि क्या है, एड्स से पहले से ही इन्फेक्टेड है, ठीक है, उसका हम लोग नीडल यूज़ कर लिए, मतलब कि डॉक्टर ने क्या किया, एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को जो जिस इंजेक्शन से लगाया था उसने, उसी से हमको भी लगा दिया, तो हमें भी, हमारे अंदर भी क्या आ जाएगा बच्चे, HIV वायरस आ जाएगा। तो यही बोला जा रहा है, एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मतलब कि अगर जब ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं या फिर आपका ऑपरेशन हो रहा है ना, और आपको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो ब्लड चढ़ा रहे हैं ना आपको, तो ना किसी पर्सन ने मान लो ब्लड डोनेट किया और वो पर्सन क्या था, HIV से अफेक्टेड था, तो वो क्या होगा, ब्लड के थ्रू आपको भी इन्फेक्ट कर देगा। तो इसी को बोलते हैं ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, या फिर यूज़ ऑफ HIV इन इन्फेक्टेड नीडल। तो जो भी HIV इन्फेक्टेड नीडल, जो भी एड्स इन्फेक्टेड पर्सन था ना, उसका नीडल यूज़, मतलब कि उसका इंजेक्शन यूज़ करेंगे तो भी हो सकता है, या फिर और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर, मतलब कि अगर किसी मदर को इन्फेक्टेड है ना, तो उसके बेबी को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है ना, तो अगर उस मदर को HIV मतलब कि एड्स है, तो उसके बच्चे को भी चांसेस है कि एड्स हो सकते हैं, और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, और अगर उस समय चांसेस नहीं है तो जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब होता है कि ना अपने बच्चे को जब वो मिल्क पिलाती है ना, तो उस समय भी क्या हो सकता है, उस बच्चे को HIV हो सकता है, मतलब कि एड्स हो सकता है। तो इन तरीक़ों से क्या होता है, एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है किसी पर्सन में, इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ अकर इन ह्यूमन, कैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ ह्यूमन में अकर करते हैं, मतलब फैलते कैसे हैं। तो बच्चे याद रखिए, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होते हैं ना बच्चे, वो इन्फेक्शियस एजेंट के थ्रू तो फैलते नहीं हैं। वो फैलते कैसे हैं, तो लाइफ स्टाइल के थ्रू फैलते हैं, लाइफ स्टाइल के थ्रू, मतलब कि आपका दिनचर्या कैसा है, दिनचर्या मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका वेट कहीं ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा होता है एनवायरनमेंट के थ्रू एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट सही है कि नहीं है, आपका एनवायरनमेंट कहीं क्लीन, मतलब कि डर्टी तो नहीं है, तो बोल सकते हो कि ड्यू टू, बोल सकते हो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ अकर इन ह्यूमन ड्यू टू लाइफ स्टाइल, एनवायरनमेंट, फिर हो सकता है मेल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे, कि आप खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या हो सकता है, आपको ये बीमारी, मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या हो सकता है एज वेल एज जेनेटिक फैक्टर। ये तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, ह्यूमन में होता है, स्प्रेड करता है, मतलब कि स्प्रेड नहीं करता है, ह्यूमन में पाया जाता है। जेनेटिक फैक्टर अगर मदर या पेरेंट्स को ही है ना, तो भी क्या हो सकता है, हमें ये इन्फेक्शियस डिजीज़, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है कैंसर एग्जाम्पल है, डायबिटीज़ एग्जाम्पल है, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी पेरेंट्स को या मदर या पेरेंट्स को मान लो ना कि वो है, डायबिटीज़ है, तो ये चांसेस है ना कि उसके बच्चे को भी क्या हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकता है। बच्चे याद रखिए, कैंसर है तो उसके बच्चे को भी चांसेस है ना कि कैंसर हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये क्या होते हैं, जेनेटिक जीन्स पे डिपेंड करते हैं कि फादर से ऑफस्प्रिंग में, मतलब उसके बच्चे में कैसे कैसे जीन्स आ रहे हैं। ठीक है ना, तो डरने की कोई ज़रूरत है नहीं, मतलब कि वैसा सब समझाया जा रहा है, बस कि बताया जा रहा है कि ये क्या है। तो इन सभी को ध्यान देना चाहिए, और इन सब से मतलब कि पहले ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर कुछ ऐसा होता है तो। चलिए, तो हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आगे है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो हम लोग अब पढ़ेंगे इसमें कि जैसे कि हम लोग को पता है ना कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ पाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब हमें कोई बीमारी होता है ना, तो कैसे होता है उसके बारे में समझाया जा रहा है। तो बोलोगे कि
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी थ्रू एयर वाटर फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग, जो भी डिजीज़ फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एंटर करते हैं हमारे बॉडी में एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब वो एंटर किए तो वेयर डू दे गो देन, अब वो उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो अब उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो बोला जा रहा है कि दे मे गो टू एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर उनका मन करेगा वो वहाँ पर जाएंगे। तो पढ़ते हैं इसमें आगे कि आगे क्या बोला जा रहा है। देखिए ना बच्चे, अभी ना थोड़ा सा कुछ छूट गया था मेरे से, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा, बस एक मिनट का बस समय लगेगा। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है ना, द मीन्स ऑफ स्प्रेड कैन बी, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ अ डिजीज़, उसको ना यहाँ पर शॉर्ट नोट में बता दिया है कि ना कौन किस किस थ्रू क्या क्या कर सकता है, कोई डिजीज़ स्प्रेड कर सकता है तो एयर के थ्रू स्प्रेड कर सकता है, वाटर के थ्रू, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू और अदर एनिमल के थ्रू। ठीक है, तो एयर के थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय द पेशेंट एज कफ स्नीज, तो इससे होता है ट्यूबरक्लोसिस। वाटर के थ्रू एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन विथ डिजीज गेट्स मिक्सड विथ ड्रिंकिंग वाटर, इससे होता है कोलेरा। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इससे होता है एड्स। अदर एनिमल के थ्रू, मतलब इसको वेक्टर भी बोलते हैं, अदर एनिमल थ्रू, तो दे कैरी इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और होस्ट मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है ना, तो बच्चे ये छूट गया था तो इसलिए इसको बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बुक का पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें अब नेक्स्ट है, हम लोग पढ़े कि ना जैसे ही कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जाता है, या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो उसके बाद वो जाता कहाँ है, तो वो बॉडी के किसी पार्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर, अगर वो एयर के थ्रू आ रहा है डिजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो नोज़ के थ्रू आ रहा है, दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स, तो कहाँ जाएगा, नोज़ से, मतलब कि हमारा जब हम ब्रीथ इन करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, तो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है सांस हमारा। ठीक है ना, ब्रेथ, तो वो ना कहाँ जा सकता है, वो लंग्स में जा सकता है। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो इससे हमको क्या हो सकता है, अगर वो बैक्टीरिया होगा तो हमको उससे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी हो सकता है। ठीक है ना, इफ़ दिस बैक्टीरिया रिचेस आवर बोन्स, अगर ये बैक्टीरिया किसी तरीके से हमारे बोन्स में पहुंच गया वाया ब्लड के थ्रू, दे कॉज ब्रेक डाउन ऑफ बोन, इससे क्या होगा, वो हमारे बोन को ब्रेक डाउन करने लगेगा और वीकनिंग देम, और उसको कमज़ोर कर देगा, जिससे होगा क्या, एंड कॉजिंग द डिजीज कॉल्ड बोन टीबी, और इससे हमें टीबी, मतलब बोन का टीबी होने लगेगा, मतलब कि हमारी हड्डियाँ क्या होने लगेंगी, खराब होने लगेंगी। ठीक है ना, तो याद रखिए टीबी लंग्स में भी होता है, टीबी बोन में भी होता है। फिर आगे है इफ़ दे एंटर थ्रू द माउथ, अगर वो माउथ में जाता है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे माउथ के थ्रू अंदर आया है, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू अंदर आया है तो वो क्या होगा, हमारे गट लाइनिंग, मतलब कि स्टमक, समझ लीजिए कि स्टमक में रहेगा और टाइफाइड हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगा, हमें टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर और दे कैन गो टू द लीवर, या फिर वो लीवर में हमारे जा सकता है, लाइक द वायरस के थ्रू, एंड डेट कॉज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है बच्चे, तो हेपेटाइटिस ना बच्चे लीवर में होने वाला बीमारी है, किस में होने वाला, लीवर में, मतलब कि हेपेटाइटिस बच्चे लीवर में होता है। और लीवर से होता क्या है, इससे ना, मतलब कि जब ये होगा ना तो आपका ना लीवर ना फूल जाएगा, मतलब कि उसको बोलते हैं ऐसे करके बोल सकते हैं, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, इससे क्या हो जाएगा, लीवर फूल जाता है। ठीक है ना, और जॉन्डिस भी ना बच्चे एक होता है ना, सुने होंगे पीलिया जॉन्डिस बोलते हैं उसको। तो जॉन्डिस भी कहाँ बच्चे, जॉन्डिस किस बॉडी ऑर्गन को खराब करता है, तो लीवर को खराब करता है। तो हम लोगों ने सीखा ना कि अब बहुत सारे जो हम लोगों ने डिजीज सीखे वो किस को ख़राब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बताया कि टीबी बोन को भी ख़राब करता है, लंग्स को भी ख़राब करता है, जैसे कि हेपेटाइटिस और जॉन्डिस, ये क्या करते हैं, हमारे लीवर को ख़राब करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे
बोल सकते हो क्या बोलते हैं, डिजीज़ है जो हमारे पर्टिकुलर किसी किसी ऑर्गन को ख़राब करते हैं, इसलिए यहाँ पर नाम ही है ऑर्गन स्पेसिफिक। ऑर्गन जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पे अटैक करते हैं और उस ऑर्गन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो यही है बच्चे, ठीक है। आगे है एन इन्फेक्शन बाय HIV। अगर हमको HIV इन्फेक्शन हुआ है डेट कम इनटू द बॉडी वाया सेक्सुअल ऑर्गन, तो ये सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू हमारे बॉडी में आता है, ठीक है ना। विल स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, और ये क्या होता है, हमारे लिम्फ नोड में स्प्रेड हो जाता है और हमारा लिम्फ नोड को ये खराब करता है। तो लिम्फ नोड को खराब करेगा ना, तो हमारे लिम्फ नोड में क्या होगा, हर जगह सूजन आने लगेगा। सूजन मतलब कि इन्फ्लेमेशन मतलब होता है सूजन आने लगेगा, और हम क्या होंगे, वीक होते जाएंगे, धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे। हमारा बॉडी का जो एंटीबायोटिक्स है ना, वो क्या होगा, वो वीक पड़ता जाएगा। पढ़ेंगे अभी। आगे बोला जा रहा है कि मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू अ मॉस्किटो बाइट्स। जो मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो एंटर करते हैं बॉडी में मॉस्किटो बाइट के थ्रू। विल गो टू द लीवर, और ये भी कहाँ जाते हैं, लीवर में जाते हैं। एंड देन टू द रेड ब्लड सेल, और उसके बाद कहाँ जाते हैं, रेड ब्लड सेल को ये जा करके ये इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे बोला जा रहा है नाउ इफ़ द लंग्स आर द टारगेट, अगर लंग्स टारगेट होते हैं देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रेथलेसनेस। और अगर लंग्स टारगेट हो गया ना, मान लीजिए कि कोई डिजीज़ हुआ और वो जाकर के लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, तो लंग्स जब अफेक्ट होगा तो हमें कफ होगा और हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। इफ़ द लीवर इज टारगेटेड, अगर हमारा लीवर पे कोई डिजीज टारगेट कर रहा करके खराब कर रहा है हमारे लीवर को, तो देयर विल बी जॉन्डिस, तो हमें जॉन्डिस हो सकता है। क्या हो सकता है, जॉन्डिस, मतलब कि पीलिया, जो भाई बताया। आगे है इफ़ द ब्रेन इज टारगेट, अगर कोई डिजीज़ हमारे ब्रेन को टारगेट कर रहा है, हमारे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन ऑर्गन है उसको टारगेट करके ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, वी विल ऑब्जर्व हेडेक, हमें हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, फिट्स होगा, अनकॉन्शियसनेस, कि हम मतलब कि अनकॉन्शियसनेस हो जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। तो बच्चे यही है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक। फिर आगे आगे बोला जा रहा है द बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। तो हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब होता है जैसे समझ लीजिए ना कि हमारा सेवा कौन करता है, हमारा सेवा मतलब मम्मी पापा तो करते ही हैं, लेकिन हमारे सेवा के लिए रहते हैं पुलिसमैन। क्या रहते हैं, पुलिसमैन रहते हैं ना। वैसे ही हमारे बॉडी का पुलिसमैन क्या है बच्चे, इम्यून सिस्टम है। क्या है, इम्यून सिस्टम है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे ही कोई डिजीज़ हमारे बॉडी के अंदर आया, हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया, तुरंत अलर्ट हो गया और वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो क्या करता है, इस इन्फेक्शन के थ्रू काम करना चालू कर देता है। कैसे काम करता है, तो फिर बोलोगे इस यहाँ पर, एन एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट मैनी सेल टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, देखिए इन्फ्लेमेशन क्या होता है ये समझिए। तो बोलोगे एन इम्यून सिस्टम रिक्रूट करता है, इम्यून सिस्टम रिक्रूट करता है बहुत सारे सेल को जो कि किल करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। फिर से बता रहा हूँ, इम्यून सिस्टम रिक्रूट करता है बहुत सारे सेल को कि वो क्या करे, किल करे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इम्यून सिस्टम क्या है, एक तरीके से हमारे बॉडी का पुलिसमैन है, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो जैसे ही कोई वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी होता है ना, आता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो क्या करता है, बहुत सारे सेल को रिक्रूट करना चालू कर देता है कि हाँ चलो तुम क्या हो, किल करना चालू करो जो भी ये डिजीज़ आया है बाहर से। और इसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इससे होगा क्या, इससे एक चीज़ दिक्कत भी होता है, दिक्कत नहीं होता है मतलब कि वो बताता है कि हाँ तुम्हारा बॉडी क्या कर रहा है, फाइट करना चालू कर रहा है। तो इससे होता ये है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, जैसा ही मतलब कि ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, देयर आर लोकल इफेक्ट, हमारे बॉडी के अंदर कुछ इफेक्ट चालू हो जाते हैं, जैसे कि स्वेलिंग। हमारे बॉडी का मान लीजिए ना कि मच्छर, मतलब मान लीजिए कोई मॉस्किटोस है, वो मुझे यहाँ पर काट दिया है ना, तो बाइट करके चले गया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इचिंग करूँगा। इचिंग करने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पर थोड़ा फूल जाएगा,
फूल जाएगा। क्यों फूलता है ये? क्योंकि मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, स्वेलिंग हो जा रहा है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि स्वेलिंग होता है, पेन ऑफ द इन्फेक्टेड पार्ट, हमें पेन होता है इन्फेक्टेड पार्ट में, ठीक है। एंड जनरल इफेक्ट सच एज फीवर, कभी कभी फीवर आता है। कभी कभी ना आप सुने होगे ना कि जो बच्चे होते हैं, जो जो ना 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उनको जब ना क्या होता है, वो लगता है पोलियो का तो ड्रॉप पिलाया जाता है, पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, और भी मान लीजिए ना कभी कभी इंजेक्शन लगता है तो उनको फीवर आता है। फीवर आता है, सुने होंगे ना कि फीवर आता है। तो बच्चे फीवर इसीलिए आता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम क्या होता है, रिक्रूट करता है कि हाँ, जो भी अभी आपको इंजेक्शन लगा है उसके खिलाफ क्या करे वो, आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक्स डेवलप कर दे, जिससे कि अगर वो कोई बीमारी, अगर आने वाला बीमारी कोई, मतलब अगर कोई बाद में ऐसा ही बीमारी कोई आता है हमारे बॉडी में, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और जो नेक्स्ट टाइम जो बीमारी आएगा ना उसको पहले ही वो ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, हमको है स्वेलिंग होता है लिम्फ नोड्स में। लिम्फ नोड्स बताया था ना अभी, क्या होता है, स्वेलिंग होता है लिम्फ नोड्स में। ये क्या बच्चे बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, उसके खिलाफ काम करना चालू कर रहा है। देखिए बच्चे, मैं ना फिर से बता रहा हूँ ना, सपोज करिए कि कोई बच्चा है, कोई बच्चा है 2 साल का, ठीक है ना, 2 साल का कोई बच्चा है, 2 ईयर्स का कोई बच्चा है, ठीक है ना, 2 ईयर्स का कोई बच्चा है, 2 साल का कोई बच्चा है, उसको ना इंजेक्शन लगा किसी भी टाइप, मान लीजिए कि हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगा, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है। मुझे नहीं पता है कि बच्चे लोग को लगता है कि नहीं हेपेटाइटिस का इंजेक्शन, लेकिन हाँ, जब मैं बच्चा था ना, शायद 5 या 10 साल का होऊंगा ना, तो मुझे हेपेटाइटिस बी और ए का शायद टीका लगा था। टीका मतलब बोलते हैं कि ना इंजेक्शन लगा था, वैक्सीनेशन लगा था। तो जब वैक्सीन लगता है ना, तो बच्चे याद करो, हमको ना फीवर आया था। अभी इसको कोरोना का वैक्सीन लगा होगा ना, कोरोना का वैक्सीन, तो उसको फीवर आया होगा। कुछ को आता है फीवर, कुछ को नहीं आता है फीवर। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम में डेवलप करता है कि किसको फीवर आना है, किसको नहीं आना है। तो इससे होता क्या है बच्चे, इससे होता ये है ना कि जो भी आपके अंदर डाला गया है, हम लोग इस बच्चे की बात कर रहे थे, इस बच्चे की बात को हटा दो, हम लोग अपना ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम लोगों को क्या होता है, मान लीजिए कि कोई 22 ईयर्स का कोई पर्सन है, उसको अगर कोई क्या लगा है, कोरोना का वैक्सीन लगा है, तो उसको ना रात में क्या होगा या शाम टाइम क्या होगा, उसको फीवर आना स्टार्ट होगा। इससे होता क्या है बच्चे, इससे होता ये है ना कि जो ये वैक्सीन लगाया गया ना, वैक्सीन के अंदर लो कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर कराया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है और वो रिक्रूट करता है कि इस लो कंसंट्रेशन वाले जो माइक्रोब्स है उनसे लड़ना चालू करे, और वो जान ले कि अगर फ्यूचर में ऐसा ही कोई वायरस या बैक्टीरिया आएगा हमारे बॉडी के अंदर, तो उससे वो लड़ना चालू कर देगा, ठीक है ना बच्चे। तो यही है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ जो समझाया गया है। तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको बस इतना समझना है कि इन्फ्लेमेशन कहते किसको है, और इम्यून सिस्टम क्या है बच्चे, हमारे बॉडी का पुलिस मैन है, समझ लीजिए सिंपल सा मेरी लैंग्वेज में कि ये पुलिस मैन है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अब क्या बोला जा रहा है, तो आगे बोला जा रहा है, डू यू नो में है कि आगे है इम्यून सिस्टम। क्या है, इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखिए बच्चे, अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है, ऑल द लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग unwanted parts and infection causing agent and destroy in them categorically without infecting the healthy cell and tissue of the body comprises the immune system। देखिए, तो इतना समझने का जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझिए कि इम्यून सिस्टम, इसमें बोलना क्या जा रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है इम्यून सिस्टम। तो ऐसा करके बोलोगे, इट इज़ द डिफेंसिव, या इट इज़ द डिफेंस सिस्टम that protects body AGAIN against various types of microbes
मतलब कि इम्यून सिस्टम क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। इम्यून सिस्टम क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स से। ठीक है, तो बस सिंपल सा बच्चे इतना बोल सकते हो। और यही क्या हो जाएगा, हमारा इम्यून सिस्टम में पढ़ना है। और आगे भी ये दिया हुआ, यही लिखा हुआ है, दिस सिस्टम वुड अगेंस्ट डिफरेंट डिजीज कॉजिंग एजेंट। ये जो सिस्टम है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोब्स या एजेंट के थ्रू क्या करता है, काम करता है। फ्रॉम वायरस से लेकर के वॉर्म्स तक एंड हेल्प करता है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए बॉडी का, कि बॉडी क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग करते रहे। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा इम्यून सिस्टम में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है, इन सर्टेन सिचुएशन द इन्फेक्टेड टिश्यूज में शो एन एक्सट्रीम जनरल इफेक्ट। तो कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है ना कि जो इन्फेक्टेड टिश्यू होते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके के इफेक्ट दिखाते हैं। अजीब अजीब तरीके के इफेक्ट मतलब कि बहुत ही सीरियस इफेक्ट दिखाते हैं। लाइक इन एच आई वी इन्फेक्शन में द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम, वायरस जा जाता है इम्यून सिस्टम पर एंड डैमेज इट्स फंक्शन, और डैमेज कर देता है इसके फंक्शन को। मतलब कि इम्यून सिस्टम करता क्या है, इम्यून सिस्टम करता है जैसे ही कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन मतलब कि बाहर से आने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आता है ना, तो वो रिक्रूट करता है नए नए सेल को ताकि वो किल कर दे जो भी डिजीज बाहर से आ रहे हैं उसको। लेकिन जब एच आई वी वायरस आता है ना, तो क्या करता है, डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पे ही हमला कर देता है, जिससे कि क्या होता है, इम्यून सिस्टम में हमारा क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और जो इसका फंक्शन है रिक्रूटमेंट करने का वो हो ही नहीं पाता है। ठीक है ना। दस मैनी ऑफ द effect of AIDS are because of the body can no longer fight off the many minor infection that we face every day। तो जैसे ही एड्स का वायरस, HIV वायरस बॉडी के अंदर आता है ना, तो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, और जो हमको डे टू डे लाइफ में जो बीमारी होती है, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, उन सब से भी बॉडी हमारा लड़ नहीं पाता है, फाइट नहीं कर पाता है। क्योंकि ये क्या करता है, डायरेक्ट HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करता है। ठीक है, आगे है, लाइक कॉमन कोल्ड कैन बिकम न्यूमोनिया, और मामूली सा हल्का सा भी सर्दी जुकाम जो होता है ना, वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि न्यूमोनिया बन जाता है वो, अगर आप में HIV वायरस है। मतलब कि अगर आप ठीक तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो ना, तो आपका हल्का सा भी सर्दी जुकाम क्या हो सकता है, न्यूमोनिया में चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया तो आपका बहुत कुछ खराब हो जाएगा बॉडी का। ठीक है ना, ये बोला जा रहा है। इसी प्रकार सिमिलरली माइनर गट इन्फेक्शन, मतलब कि हल्का सा पेट दर्द या पेटों में कुछ कमी, मतलब कि है ना कुछ भी, कैन प्रोड्यूस मेजर डायरिया विथ ब्लड लॉस। मतलब कि वो डायरिया में चेंज हो जाएगा और उसे खूब सारा ब्लड लॉस होगा। अल्टीमेटली इट इज़ दिस अदर इन्फेक्शन डेट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स। मतलब कि अगर एड्स मतलब कि HIV किसी को हुआ है, उसको अगर थोड़ा सा पेट में भी दर्द है ना, तो उसको डायरिया हो जाएगा और उसका ब्लड का लॉस हो जाएगा, और इस तरीके के इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, वो पर्सन जो कि सफरिंग कर रहा है एड्स से, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो देखिए HIV वायरस कितना खतरनाक है, ये डायरेक्ट किस पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पे, जो कि रिक्रूट करता है नए नए सेल को कि तुम जा करके फाइट करो उसी को। सोचो आज के वायरस भी कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गए हैं। ठीक है, आगे है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट द सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन, मतलब कि सीवियरिटी मतलब कि सीरियसनेस, समझ लो सीरियसनेस, कि हम लोग को ये भी ध्यान रखना है ना कि जो भी डिजीज़ आ रहा है ना वो कितना सीरियस है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। अगर देखो ना, हमारे बॉडी के अंदर केवल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, ठीक है, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत लड़ लेगा। एक को तो मारना है, ख़त्म कर देगा तुरंत। लेकिन अगर मान लो 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो इससे हमको ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो यही बोला जा रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज़ वेरी स्मॉल, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, द डिजीज़ मैनिफेस्टेशन में बी माइनर, तो वो डिजीज़ क्या लगेगा आपको, हल्का लगेगा, माइनर लगेगा, और अननोटिस, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इम्यून सिस्टम उसको तुरंत खत्म भी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कुछ हुआ भी। ठीक है,
बट इफ़ द नंबर ऑफ द माइक्रोब्स इज़ लार्ज, अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स क्या होंगे, लार्ज होंगे, द डिजीज़ कैन बी सीवियर, बहुत ही सीवियर हो जाएगा, इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब कि वो आपके लाइफ जान के लिए भी खतरा हो सकता है। द इम्यून सिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर डेट डिटरमाइन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स सर्वाइविंग द बॉडी। तो इम्यून सिस्टम क्या है, मेजर फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स को से वो लड़ सकता है, जिससे कि आप अपने बॉडी को सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब कि आपका सर्वाइविंग पावर को सर्वाइविंग पावर है आपका इम्यून सिस्टम। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बोला जा रहा है इम्यून सिस्टम प्ले, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। हाँ, हमको तो पता है कि इम्यून सिस्टम क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है हमको डिजीज से बचाने के लिए। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स, एड्स के रिस्पेक्ट में बताइए कि इम्यून सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है। तो हमको पता है कि एड्स जो, तो इसमें लिखोगे ना कि वी नो डैट एड्स इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस, HIV वायरस के थ्रू होता है। HIV वायरस कम इनटू द बॉडी, कम होते हैं हमारे बॉडी के अंदर आते हैं बाय 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 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बाय बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हमारे बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो बोलोगे कि HIV वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन। ये क्या करता है, HIV वायरस हमारे इम्यून सिस्टम पर जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम के फंक्शन को ये डैमेज करता है। और ये क्या होता है, ultimately many other infection start in our body and किल पीपल सफरिंग फ्रॉम एड्स, और क्या कहता है, लोगों को तुरंत मार देता है जिसको भी एड्स हुआ रहता है, ऐसा करके। ठीक है, तो ऐसा करके आप कुछ लिखोगे, अदरवाइज जो आपको सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना, आप लोग उस सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हो अपना आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा कि जो लिखा हुआ है, तो बच्चे उसको समझिएगा सॉल्यूशन को। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है ना, कि हाँ क्या आप समझ पा रहे हैं, जैसा ऐसा जो मैंने टर्म बोला है ना, जो समझाया है ना, सेम उसमें वैसा ही लिखा है, बस हल्का सा आपने उसमें सेंटेंस बना करके लिखा है। तो देखिए अब आगे क्या बोला जा रहा है, अब आगे है एनिमल्स दैट कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स, ऐसे एनिमल जो कैरी करते हैं इन्फेक्टिंग एजेंट को फ्रॉम अ सिक पर्सन से अनदर पोटेंशियल होस्ट में, मतलब कि एक सिक पर्सन से एक अच्छे पर्सन में, हेल्दी पर्सन में। दीज एनिमल आर दस द इंटरमीडियरीज एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये क्या कहलाते हैं, इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, मतलब कि जैसे भी बताया था ना मॉस्किटोज़ वाला, यहाँ पर पीछे में मॉस्किटोज़ वाला बताया था, तो वही है, मॉस्किटोज़ क्या है, इंटरमीडियरीज है। ठीक है, द कॉमनेस्ट वेक्टर वी ऑल नोन आर मॉस्किटोज़। वो क्या है, मॉस्किटोज़ है जो कि क्या करते हैं, एक डिजीज़ को वन पर्सन से अंदर पर्सन में कैरी करते हैं। ठीक है, आगे इसमें बोला जा रहा है इन मैनी स्पीसीज ऑफ द मॉस्किटोज़, मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज में जो मॉस्किटोज़ होते हैं ना, उनमें द फीमेल नीड्स, जो फीमेल मॉस्किटोज़ होते हैं, नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती है उनको बहुत सारा ब्लड चाहिए रहता है। क्यों चाहिए रहता है भाई बहुत सारा ब्लड, इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स, ताकि जो वो एग्स देना तो वो मैच्योर एग्स बन जाए, मतलब कि मैच्योर एग्स को वो जन्म दे, जिससे क्या हो, खूब सारे उसके मच्छर के बच्चे पैदा हो जाए। ठीक है ना, ऐसा कुछ यही बोला जा रहा है। हाँ, मॉस्किटोज़ फेड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल। तो मॉस्किटोज़ क्या करती है, बहुत सारे गर्म, मतलब कि जिनका गर्म खून होता है ना, उनको फेड करती है, उनको सक करती है, इंक्लूडिंग अस, मतलब कि ह्यूमन को सबसे ज़्यादा वो करती है, और भी अदर एनिमल्स को का भी ब्लड वो सक करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो ह्यूमन का ब्लड सक करती है। तो याद रखिए ह्यूमन क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है। ह्यूमन क्या है बच्चे, वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब कि हम लोग क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज, और इस तरीके से वो क्या करती है, डिजीज को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, और फ्रॉम अदर एनिमल टू ह्यूमंस, मतलब कि एनिमल का भी डिजीज़ ह्यूमन में ला करके वो दे देती है मॉस्किटोज़।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है जो पढ़ाया गया है। आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना 13.10 प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो 13.10 है, 13.11 है, 13.10 और 11 पढ़ लेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।